एंसेंडीज। कहानी की शुरुआत कनाडा से होती है, जहां पर हमें जीन और उसके जुड़वा भाई सिमोन को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों उदास हैं क्योंकि हाल ही में इनकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है। इस वक्त ये एक नोटरी वाले के सामने बैठे होते हैं जो इनका फैमिली फ्रेंड भी है। इसका नाम लेबल होता है, जो जीन और सिमोन को कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ लेटर्स छोड़े थे। उनकी इच्छा थी कि जब तक तुम उन लेटर्स पे लिखी हुई चीज़ों को पूरा नहीं करोगे तब तक तुम उसकी कब्र के पत्थर को नहीं लगा सकते। और अब लेबल उन्हें कुछ लेटर्स देता है, साथ ही ये बताता है कि तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम अपने भाई को और अपने पिता को ढूंढो। उन दोनों के लिए भी इनकी मॉम ने एक एक लेटर छोड़ा होता है। ये दोनों के दोनों शॉक्ड होते हैं क्योंकि इन्हें अपने भाई के बारे में कुछ पता नहीं होता। साथ ही वो लेबल से कहते हैं कि हमारी मॉम ने हमारे पिता के बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया और अचानक से हमारा भाई कहाँ से आ गया। सिमोन इन बातों से फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला जाता है, पर अब उसकी बहन जीन तय कर लेती है कि वो किसी भी हाल में अपनी मॉम की आखिरी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेगी। वो अपने भाई सिमोन को समझाने की कोशिश करती है, पर सिमोन उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद जीन अपने घर आकर अपनी मॉम के सामान को चेक करती है ताकि उसे अपने भाई और पिता के बारे में कुछ सुराग मिल सके, पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। बस उसे अपनी मॉम की जवानी की एक फोटो मिलती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हमें जीन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में थी और तभी अचानक से वो पूरी तरह से शांत हो गई, जिसके बाद वो कभी नहीं बोली। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गहरा सदमा लगा है। जल्दी जीन की मॉम की मृत्यु हो गई। उन्हें किस बात का सदमा लगा कभी किसी को कुछ पता नहीं चला। कहानी यहाँ से और भी अतीत में जाती है। ये उस वक्त की बात है जब जीन की मॉम नेवेल अरब में रहा करती थी। वो वहां पर एक लड़के से प्यार करती थी। उसे पता था कि उसके घर वाले कभी शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसीलिए वो उस लड़के के साथ जब घर से भाग रही होती है तो जीन की मॉम नेवेल के भाई उन्हें देख लेते हैं। वो उस लड़के को मार देते हैं। वो नेवेल को भी मारना चाहते थे, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर आकर उसे बचा लेती है। वो अकेले में ले जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। नेवेल कहती है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ घर छोड़कर भाग रही थी। ये सुनकर उसकी ग्रैंड मदर परेशान हो जाती है। इसके बाद उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हें अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, पर नेवेल इसके लिए नहीं मानती। वो कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, ये मेरे प्यार की निशानी है। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि ठीक है, इस बच्चे को जन्म देने के बाद तुम हमेशा के लिए अपने अंकल के घर शहर चली जाना। नेवेल उनकी बात मान जाती है। जल्दी वो एक लड़के को जन्म देती है। जन्म के तुरंत बाद ही उसकी ग्रैंड मदर उसके पैर पर 3 काले डॉट्स के निशान लगा देती है और कहती है कि ये तुम्हारे बेटे की निशानी है। इन निशानों से तुम अपने बेटे को पहचान सकती हो, पर जैसा कि तुमने वादा किया था, अब तुम्हें शहर अपने अंकल के घर अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए जाना होगा। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। नेवेल शहर चली जाती है, जहां पर वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। इसी दौरान उसकी ग्रैंड मदर उसके बेटे को एक अनाथ आश्रम में छोड़ आती है क्योंकि वो उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां में जीन को दिखाया जाता है जो उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है जहां आज से कई साल पहले उसकी मॉम नेवेल पढ़ा करती थी। वहां पर जाकर वो अपनी मॉम की उसी फोटो को दिखाती है जो कि उसकी जवानी की फोटो है और अपनी मॉम के बारे में पूछती है, पर यह आज से 35 साल पुरानी बात है, इसीलिए उसकी मॉम को कोई नहीं पहचानता। वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है कि यहाँ पर एक बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं, शायद वो इन्हें जानते हों। इसके बाद जीन उनसे मिलने के लिए जाती है, अपनी मॉम की फोटो दिखाती है। वो कहते हैं कि शायद मैं इन्हें जानता हूँ, ये एक अखबार के लिए काम किया करती थी और जहाँ पर ये फोटो ली गई है वो एक जेल है जिसका नाम कफार रियात है और अब जीन को पता है कि उसे कहाँ पर जाना है। कहानी एक बार फिर से अतीत में जाती है, जहां में नेवेल को दिखाया जाता है जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी तभी सिविल वॉर शुरू हो गया जो कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में था। दरअसल यहाँ पर सरकार से लोगों को बहुत ज्यादा शिकायत थी, साथ ही जातिवाद भी बहुत ज्यादा फैल चुका था, इसीलिए नेवेल को अपने घर वापस आना पड़ता है। अब वो अपने बेटे को ढूंढना चाहती है, इसीलिए अपनी जान पर खेल कर खतरों का सामना करते हुए वो उस अनाथ आश्रम में पहुंच जाती है जहां पर उसके
बेटे को उसकी ग्रैंड मदर ने छोड़ दिया था। पर यहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि ये अनाथ आश्रम कई साल पहले बंद हो चुका है। यहाँ पर जितने भी बच्चे थे उनमें से कई सारे बच्चों को मुस्लिम मिलिटेंट्स ने मार दिया, और जो बाकी बच्चे थे उन्हें मुस्लिम मिलिटेंट्स के जो लीडर थे वो अपने साथ ले गए ताकि उन्हें इस्लामिक सोल्जर बनाया जा सके। ये सच्चाई जानने के बाद नवेल पूरी तरह से टूट जाती है। उसे नहीं पता कि उसका बेटा जिंदा है कि नहीं, फिर भी वो अपने बेटे को ढूंढना चाहती है। इसीलिए वो तय करती है कि वो उस जगह जाएगी जहां पर इस्लामिक लीडर उन बच्चों को ट्रेन करने के लिए ले जाते हैं। वो बस में बैठने से पहले अपने गले का लॉकेट निकाल देती है, क्योंकि जो बस आ रही होती है उसमें सभी मुस्लिम रिफ्यूजीज होते हैं। वो भी उस बस में बैठ जाती है। ये एक बहुत ही लंबा सफर होने वाला है, इसीलिए नवल की आंख लग जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि बस के चारों तरफ बहुत सारे नकाबपोश हैं जिनके हाथों में हथियार है। ये दरअसल क्रिश्चियन नेशनलिस्ट हैं जो बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे लगभग सभी पैसेंजर्स मारे जाते हैं। नेविल, एक लेडी और उसकी बेटी, ये तीन ही लोग उस बस में बसते हैं। ये तीनों के तीनों बस के अंदर छुपे होते हैं और तभी एक आदमी बस के ऊपर चढ़ जाता है जो बस को आग लगाना चाहता है। नेविल को ये बात पता चल जाती है। वो बस से बाहर आकर उन सबको कहती है कि मैं भी एक क्रिश्चियन हूँ। वो उन्हें अपना लॉकेट दिखाती है। उसके साथ जो लेडी होती है वो उसकी बेटी को अपने पास रख लेती है और कहती है कि ये मेरी बच्ची है। जिसके बाद वो लोग उसे नहीं मारते और उसकी मॉम को मारकर वो बस में आग लगा देते हैं। और जब वो बच्ची देखती है कि बस में आग लग रही है तो वो अपनी मॉम को बचाने के लिए भागते हैं, जिसके बाद उस बच्ची को भी मार दिया जाता है। नेविल ये पूरा का पूरा नजारा अपनी आंखों से देखती है। इंसानियत के ऊपर से उसका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर हमें जीन को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के गांव आई है और यहाँ पर रहने वाले लोग सिर्फ अरेबिक बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए जीन उनसे बात नहीं कर पाती। पर यहाँ पर एक ऐसी लड़की होती है जिसे अरेबिक और इंग्लिश दोनों आती है, जिससे बात करके यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि ये नेविल की बेटी है। वो लोग कहते हैं कि अगर तुम नेविल की बेटी हो तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जीन कहती है कि मैं अपने पिता को ढूंढ रही हूँ। वो कहते हैं कि हमें तुम्हारे पिता के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए जीन को वहां से जाना पड़ता है। कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां पर हमें नेविल को दिखाया जाता है जो उस हादसे के बाद पूरी तरह से टूट चुकी है। वो तय कर लेती है कि वो क्रिश्चियन एक्टिविस्ट के उस लीडर से बदला लेगी जिसने उस बस में आग लगवाई थी, जिसने सबको मारा था। इसीलिए वो मुस्लिम मिलिटेंट्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और उसी क्रिश्चियन लीडर के घर पर वो ट्यूटर के तौर पर काम करना शुरू कर देती है। जल्दी सब उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और एक दिन जब वो लीडर बाहर बैठा होता है तो वहां पर जाकर नेविल उसे गोली मार देती है, जिसके बाद उसे कफार रियाद जेल में भेज दिया जाता है। ये वही जेल है जहां पर उसकी फोटो खींची गई थी जो अब उसकी बेटी जीन के पास है। कहानी प्रेजेंट में आती है। जीन भी इस जेल तक पहुंच जाती है जहां पर वो अपनी मॉम की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछने की कोशिश करती है, पर उसे वहां पर काम करने वाला आदमी नहीं पहचानता। इसके बाद वो यहाँ पर एक दूसरे आदमी से मिलती है जो कि कई सालों से इस जेल में काम कर रहा था और अब वो उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाती है। वो कहता है कि मैं इन्हें जानता हूँ, कई साल पहले इन्हें इस जेल में लाया गया था। ये हमेशा गाना गाया करती थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इनसे मजबूत औरत कभी नहीं देखी। इन्हें तोड़ने के लिए, इन्हें टॉर्चर करने के लिए अबू तारिक नाम का एक आदमी इनके साथ जबरदस्ती किया करता था, जिसके बाद नवल प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि वो उन बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ये सारी बातें सुनकर जीन पूरी तरह से टूट जाती है। वो आदमी जीन को उस नर्स का एड्रेस भी देता है जिसने नेविल की डिलीवरी की थी और अब जीन अपने भाई को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है। वो अपनी मॉम की पूरी कहानी उसे बताती है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों उस नर्स से मिलने के लिए जाते हैं जो इन्हें बताती है कि मैंने ही तुम्हारी मॉम की डिलीवरी करवाई थी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दोनों मेरे सामने हो। तुम्हारे पिता का नाम अबू तारिक है। ये जानकर ये दोनों के दोनों बहुत गहरे सदमे में आ जाते हैं क्योंकि वो एक बुरा इंसान होता है। पर अब इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इनका भाई कौन है। इसीलिए दोनों उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता चलता है कि जब उसे अनाथ आश्रम में लाया गया था
तो उसका नाम निहाद रखा गया था। जिसके बाद उसे मिलिटेंट ग्रुप वाले अपने साथ ले गए, उसे एक सोल्जर बनाया गया। इसके बाद उसका क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। ये अबू तारिक के बारे में भी पूछते हैं। वो बताते हैं कि इस तरह के लोग अक्सर अपना नाम बदल लेते हैं या विदेश भाग जाते हैं, इसीलिए अबू तारिक के बारे में भी इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जो कि इनके बायोलॉजिकल पिता है जिसने इनकी मॉम के साथ ज़बरदस्ती की थी। लेकिन अब ये किसी भी कीमत पर अपने भाई को ढूंढना चाहते हैं। ये बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें अपने भाई के बारे में कुछ पता नहीं चलता। कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर नेविल को दिखाया जाता है जिसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके पास मुस्लिम ग्रुप का लीडर आता है जिनके लिए उसने क्रिश्चियन एक्टिविस्ट लीडर को मारा था। वो कहता है कि तुमने हमारा नाम नहीं बताया, तुम्हारे दोनों बच्चे हमारे पास पूरी तरह से सेफ हैं, तुम उन्हें लेकर कनाडा चली जाओ, जहां पर तुम्हें लेबल नाम का एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। जिसके बाद वो हमेशा के लिए यहाँ से कनाडा चली गई। लेबल वही नोटरी वाला आदमी है जिसने जीन को और उसके भाई को उनकी मॉम के लेटर्स दिए थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर जीन के भाई सिमोन के पास दो लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ चलो। वो उनके साथ जाता है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। दरअसल उसके सामने वही मुस्लिम ग्रुप का लीडर होता है जिसने उसकी मॉम को यहाँ से कनाडा भेजा था। वो कहता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? वो कहता है कि मैं अबू तारिक जिसने मेरी मॉम के साथ जबरदस्ती की थी और अपने भाई निहाद को ढूंढ रहा हूँ। जिसके बाद उसे बताया जाता है कि निहाद को अनाथ आश्रम से हम ही लेकर आए थे। वो हमेशा अपनी मॉम को ढूंढता रहता था, लेकिन जब उसकी मॉम के बारे में कुछ पता नहीं चला तो उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ। वो सबसे अच्छा स्नाइपर बना, वो एक बहुत अच्छा फाइटर था। जेल में उसे काम दिया गया जहां पर वो लोगों को टॉर्चर किया करता था। साथ ही उसका नाम भी बदलकर अबू तारिक कर दिया गया। ये सुनकर सिमोन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका भाई उसका पिता है। दरअसल जिस वक्त में नेविल को जेल में लाया गया था उस वक्त पूरे देश में सिविल वॉर चल रहा था, इसीलिए हर कोई उस टाइम प्रेजेंट सरकार के खिलाफ था। वो उनके खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि उनका नाम सामने आया। और ये भी उन्हीं में से कुछ लोग थे जो कि सिविल वॉर का हिस्सा थे, जो सरकार को गिराना चाहते थे। और अब सिमोन को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है, जो वो अपनी सिस्टर को भी बता देता है। ये दोनों के दोनों पूरी तरह से स्तब्ध होते हैं। कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर नेविल जब एक बार स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी तभी उसे एक आदमी के पैर दिखते हैं जिस पर 3 काले निशान होते हैं। वो समझ जाती है कि ये उसी का बेटा है, पर जब वो उसकी शक्ल देखती है तो वो अबू तारिक होता है। जिसके बाद वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। उसके दिमाग पर गहरी चोट लगती है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि उसके दोनों बच्चों का पिता उसी का बेटा है और इसी सदमे की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। जीन को और सिमोन को भी एहसास है कि इनकी मॉम ने कितनी तकलीफों का सामना किया है। ये दोनों के दोनों कनाडा वापस आ जाते हैं, जहां पर अबू तारिक भी रहता है। ये उसके पास जाते हैं और वो दोनों लेटर उसे दे देते हैं जो उनकी मॉम ने उसके लिए लिखे हैं। वो उन दोनों लेटर्स को लेकर अंदर जाता है, जिनमें से एक लेटर के ऊपर फादर लिखा होता है। वो फादर वाले लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि शायद तुम मुझे नाम से नहीं जान सकते, तुम मुझे 72 नंबर के नाम से ही पहचान सकते हो, क्योंकि जेल में मेरा नंबर 72 था। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी जिस वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरे 2 जुड़वा बच्चे हुए। जिन बच्चों ने तुम्हें लेटर दिया वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। ये लेटर पढ़ने के बाद वो बाहर जाता है, लेकिन जीन और सिमोन वहां से जा चुके होते हैं। इसके बाद वो दूसरे लेटर को देखता है जिस पर सन लिखा होता है। वो जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि इस वक्त मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, ना कि एक टॉर्चरर से, जिस बेटे को मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें ढूंढती रही, तुम मेरे प्यार की निशानी हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे पैरों के 3 निशानों से पहचान लिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी मॉम नेविल। इसके बाद अबू तारिक उसकी कब्र पर जाता है जहां पर अब पत्थर लग चुका है। उसकी जिंदगी में पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं, और ये उसकी जिंदगी की ऐसी घटना है ना तो जिसे वो अपनी यादों से मिटा सकता है, ना ही इसका पश्चाताप कर सकता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।